नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे, पीएम मोदी ने हरियाणा वासियों को दी बड़ी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य जब भी विकसित होगा, जिस तरीके से यहाँ पर सड़कें और यहाँ पर रेलवे नेटवर्क ठीक होगा, तो लगातार इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स हॉस्पिटल का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर शिलान्यास किया है और अच्छे अस्पताल होंगे। कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा कोई कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना सौंपने का अवसर मिला है, जिसमें रेवाड़ी, एम्स, गुरुग्राम मेट्रो और कई रेलवे लाइन्स हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार। पीएम ने G20 को सफल सम्मेलन के लिए कहा है, यह आप लोगों का आशीर्वाद की वजह से ही संभव हो सका है। अब मुझे अपनी ही तीसरी कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपका आशीर्वाद की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी के लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की गारंटी बहुत चर्चा हो रही है और इसमें सबसे पहले रेवाड़ी ही दिख रहा है। रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत प्यार करते हैं। 2013 में जब बीजेपी ने पीएम के उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम की घोषणा की थी, तब मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में ही हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सीट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का आशीर्वाद बहुत बड़ी संपत्ति है। पूरी दुनिया में भारत आपके आशीर्वाद से नई ऊंचाइयों से पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे हरियाणा के रेवाड़ी एम्स, नई रेल लाइन्स, मेट्रो लाइन्स और एक म्यूजियम समेत 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना सौंपने का अवसर मिला है। भगवान राम का आशीर्वाद ऐसा है कि आजकल मुझे हर जगह ऐसे पवित्र कार्य से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे भी हमला बोला है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस हमें जो है अच्छी तरीके से कोसती है। लगातार इसको देखते कांग्रेस के कार्यकाल में अब से अच्छा कार्य कोई नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उस पर जो है प्रधानमंत्री अमल उतर रहे हैं। लेकिन उसमें अब देखना यही होगा कि आखिरकार 2024 के अंदर जैसे जैसे चुनावों की नज़दीकें आ रही है, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलग देशों का दौरे पे हैं और साथ ही अलग अलग राज्य में जाके इतने बड़ी शिलान्यास कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 से पहले दिल्ली में सजावट का काम शुरू हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हम मौजूद हैं उसी अधिवेशन के हॉल में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी तरह से इस मंडप को सजाया गया है। इस मंडप में कल ही 17 और 18 तारीख को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस अधिवेशन में लगभग 11,500 पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचने की उनकी उम्मीद है। साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यही 14 हॉल है जहां पर कल अधिवेशन होने जा रहा है। यहाँ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। इसी जगह सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे, मौजूद रहेंगे। साथ ही जेपी नड्डा इसी हॉल में कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसका उद्घाटन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। देहरादून के गैरसैंण में बजट सत्र न होने के लिए विधायक तरह तरह के बहाने दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को एक बार फिर विधायकों ने गैर कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक पत्र में
सत्ताधारी दल के और साथ साथ विपक्ष दल के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिखकर गैरसैंण में जो सत्र है उस पे मना कर दिया है, जिसके बाद कैबिनेट पूरी बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो गैरसैंण में जो सत्र होना है बजट का, वो अब देहरादून में होगा। जिसके बाद जो सियासत है वो गरमाने लगे। कई विधायकों का ये कहना है कि जो नेता विधायकों के साथ जो कर्मचारी जाते हैं उन्हें वहां पर असुविधाएं महसूस होती है और उनके कारण ही ये फैसला लिया गया है। वहीं मैं प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहूं तो उन्होंने अपनी विधायकों के साथ साथ जो विपक्ष के विधायक हैं यानी कि सत्ताधारी विधायक, उनको साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने जो राज्य आंदोलनकारी है उनका अपमान किया है। लेकिन जिस तरह से हर समय ये गैरसैंण को दरकिनारा किया जाता है और उसकी बात नहीं की जाती, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी गैरसैंण को लेकर गंभीर नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। हल्द्वानी घटना के बाद देहरादून पुलिस ने मॉक ड्रिल की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। में हुए पथराव के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी और सभी जिला के पुलिस कर्मियों को ये आदेश दिए गए थे कि वो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल करें। और इसी के तहत आज देहरादून की जो दून पुलिस है उसने पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें कई जो पुलिस के अंतर्गत जितने विभाग आते हैं उनको एक प्रशिक्षण दिया गया कि इस तरह की स्थिति में आप क्या करें। और उसी के तहत जो फायर ब्रिगेड, साथ साथ घोड़ा पुलिस और जो आंसू गैस पुलिस थी वो वहां पर पहुंची और एक प्रदर्शन को उग्र रूप देते हुए दिखाया गया कि किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो पुलिस की जिस तरह से हल्द्वानी में देखा गया कि 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे, साथ साथ कई सरकारी संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ। जिसके बाद ये कोशिश की जाएगी आने वाले समय में कि ऐसी नुकसान को रोका जाए और साथ साथ अगर ऐसा प्रदर्शन हो तो उसे पहले से कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से दून पुलिस की अब तर्ज पर और भी जिला पुलिस अब इस मॉक ड्रिल को करेगी, ताकि जो आने वाला भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए पुलिस हमेशा से तैयार रहे। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। यूपी के फिरोजाबाद में बाजार में डांस करते को लेकर विवाद हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। डीजे पर डांस के दौरान हुई मारपीट के बाद युवक की हालत गंभीर, इलाज के दौरान मौत। आपको बता दें घटना फिरोजाबाद के शिकोबाद की है, जहां एक युवक बारात में जसवंत नगर गया था। डीजे पर डांस करने के समय विवाद हो गया। विवाद के चलते कई लोगों ने लाठी डंडों से जमकर युवक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद युवक की हालत गंभीर हो गई, अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक शिकोबाद का निवासी है, मलकानपुर का, जहां जसवंत नगर एक शादी समारोह में गया था, जो कि डीजे पर डांस कर रहा था। तभी अचानक विवाद हो गया। विवाद के बाद उसके साथ जब मारपीट हुई और मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस घटना की जानकारी में जुटी हुई है। इंडिया वॉइस के लिए लखनऊ के एडीजी जोन के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर आदेश जारी किया गया। इस खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। एडीजी जोन पीयूष मोडिया के फर्जी हस्ताक्षर कर 3 सिपाहियों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए। इस मामले का खुलासा होने पर अब विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या में तैनात सिपाहियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया गया। जब इसका खुलासा हुआ तो पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। मामले की अब विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने भी इस मामले में कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब पुलिस की जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर वह पुलिसकर्मी कौन है जो एडीजी जोन पीयूष मोडिया के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में बड़े गोपनीय तरीके से पुलिस की जांच चल रही है। मनाया जा रहा है कि जल्द ही फर्जी और जालसाजी करने वाला
पुलिसकर्मी कौन है उसके बारे में पता लगा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ भी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कसा तंज। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव भूपेंद्र चौधरी से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या बोलना है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ तो समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, कठपुतली तो देखा था लेकिन पहली बार बदपुतली भी देखा है। ऐसे में ये लोग समाज का कैसा विकास करेंगे। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा गया कि अखिलेश यादव समाज से अविलंब माफी मांगे क्योंकि देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। सुभाष यदुवंश ने इस दौरान ये भी कहा कि मोहन यादव उत्तर प्रदेश में एक मेहमान के तौर पर आए थे और उसके बावजूद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनका अपमान किया है, ये यादव समाज बिल्कुल माफ नहीं करेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मथुरा पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध रूप से 2 गाड़ियों से 32 किलो गांजा बरामद किया गया है। उनसे 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद पुलिस ने किए हैं। थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक मई टीम के साथ में मुखबर की सूचना पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां आती हैं जिनको रोका गया तो उसमें गांजा निकला और 32 किलो गांजा निकला है और जिंदा कारतूस और अवैध तमंचा उन पे निकले हैं जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दोनों गाड़ियां भी उनकी पुलिस ने बरामद की हैं और पुलिस ने जो है पूरी तरीके से लग के इस काम को अंजाम दिया है। ये मुखबर की सूचना थी क्योंकि यह गिरोह जो है अंतर्राज्यीय गिरोह है और इस गिरोह के कई राज्यों में और कई जिलों में तार फैले हुए हैं। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। बरेली में गृह मंत्री अमित शाह की व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो से ठगी करने की कोशिश की गई। इस खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। मामला सामने आया है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की फर्जी आईडी बनाकर 2 लोग कार्यकर्ताओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कॉल कर रहे थे जो टिकट के नाम पर पैसे की मांग कर रहे थे। जी हां, आपको बता दें, बरेली से एक मामला सामने आया है जहां पे गृह मंत्रालय अमित शाह के फोटो लगाकर वॉलपेपर में फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉलिंग पे ट्रू कॉलर पे नाम लिखकर वहां पे लगातार जिले में कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कॉल कर रहे थे। 2 युवक थे और जो लगातार डिमांड कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे, जो कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के पास कॉल कर रहे थे, जिसको लेकर ये मामला जब सामने हमें आया तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले वो 2 युवक थे जो कि लगातार अमित शाह के नाम से कॉल कर रहे थे, नेताओं को कॉल कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को कॉल कर रहे थे और लोकसभा में टिकट देने की बात कर रहे थे, जिसमें बताया गया है कि रविंद्र मौर्य करके लड़का है जिसको पकड़ लिया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं एक जो अभी फरार है, अभी एक अभियुक्त जो फरार है वो शाहिद खान आपका बताया जा रहा है। ये दोनों ही नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपको बता दें, सीओ नवाबगंज हर्ष मोदी ने जो बताया है वो बताया है कि जैसे ही पुलिस को पता चला कि जो होम मिनिस्ट्री की जो फर्जी आईडी बनाकर कुछ युवक यहाँ पे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद फिर पुलिस सक्रिय हुई और जिसके बाद में पुलिस ने एक युवक को पकड़ के उसको जेल भेज दिया है। वहीं वो दूसरा अभियुक्त जो फरार अभियुक्त है उसके लिए टीमें लगा दी गई हैं। सीओ ने कहा है कि बहुत जल्द ही उसको पकड़कर भी जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, इतनी सख्ती के बाद भी ये लगातार मामले जो सामने आते रहते हैं जिसमें कि जो लोग युवक हैं, कहीं कोई फर्जी कोई अधिकारी बन जाता है, कहीं फर्जी आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। जिसको बता दें आपको, जैसे ही ये मामला बरेली में आया तो ये पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी।
सिद्धार्थनगर जिले में धारा 144 का नहीं दिख रहा असर। इस खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में धारा 144 का असर नहीं दिख रहा है। आपको बताते चलें कि सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग दर्जनों की संख्या में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उसका असर नहीं दिख रहा, जबकि धारा 144 लागू है चुनाव को लेकर और जो है आगामी त्योहार को लेकर धारा 144 लागू किया गया है जिले में, तो जिले में उसका असर नहीं दिख रहा है। ऐसी बात करें तो कलेक्ट्रेट परिसर में इस तरह से महिलाएं जो है एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की फेलेवर नजर आती है। प्रशासन को अलर्ट जारी की गई है, जबकि प्रशासन भी धारा 144 का पालन कराने में फेल नजर आ रही है। धारा 144 लागू होने के बाद एकजुट एक साथ 4 लोग 5 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, ना कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं। ऐसे में कैसे कलेक्ट्रेट परिसर में धरना हो रहा है, ये तो सोचने की बात है। किसकी कमी की वजह से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और कौन है जिम्मेदार? सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। उन्नाव में एक पति ने अपनी पत्नी को फोन पर दिया 3 तलाक। खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निकलेश प्रताप सिंह। मामला देखने को मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक पति ने फोन पर 3 तलाक अपनी पत्नी को दिया है। जी हाँ, बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के थाना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के हयात नगर का है, जहां पर एक पत्नी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया है और उसे घर से निकाल दिया है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित महिला की लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एडिशनल एसपी प्रेमचंद ने बताया है कि पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ित महिला ने कई आरोप अपने पति पर लगाए हैं कि लगातार उसे दहेज के लिए दबाव बनाया जाता था, उससे 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और वो एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। कई तरह की उसे मानसिक यातनाएं दी जा रही थी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि उन्नाव पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पति पर किस तरह से कार्रवाई करती है। जबकि 3 तलाक पर केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं, कई कानून बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई उस पति पर की जाती है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निकलेश प्रताप सिंह। बलिया के डीएम कार्यालय के परिसर में किसानों ने किया प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कर्णेश पांडे। किसान आंदोलन शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो किसानों का जो आंदोलन चला था, जो लंबे आंदोलन चला था, और लंबे आंदोलन चलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि जो किसान के खिलाफ जो बिल है वो उसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन वह बिल वापस नहीं लिए जाने पर किसानों ने फिर एक बार आंदोलित हो गए। किसान के जो संगठन है फिर से आंदोलित हो गए और आंदोलन शुरू कर दिए। आज उसी के क्रम में जो है 16 फरवरी को पूरे देश में किसान आंदोलित हैं, जिसके क्रम में बलिया में भी जो है कई तमाम संगठन जो किसान के जो संगठन थे वो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्यालय पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रदर्शन किए। वहीं पे किसान के जो संगठन हैं, किसान के संगठनों ने प्रधानमंत्री को जो है एक पत्रक भी दिया और पत्रक के माध्यम से उनको अवगत कराया है कि जो आपने सदन में पिछली बार जो वादा किया था कि किसानों के बिल को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन वह बिल अभी तक वापस नहीं लिया गया है। इसको लेकर के किसान फिर से आंदोलित है। आप इस बिल को वापस करें। आपको मैं बता दूं कि वहीं जो किसान जो महासभा के एक जो जिला संयोजक लक्ष्मण यादव है, उनका कहना है साफ तौर पे कि जो पिछली बार जो लंबी लड़ाई चली थी किसानों की, जहां पे प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो है सदन में ये कहा था कि यह किसानों के बिल को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन यह बिल वापस नहीं लिया गया और फिर से जो है बाध्य होकर के जो है पुनः जो है किसानों को अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करना पड़ गया है। उसी क्रम में आज हम लोग बलिया डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं और प्रधानमंत्री को पत्रक भी दिए हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री इस पर विचार करें, पुनः विचार करें किसानों को लेकर के, ताकि कम से कम जो किसान है वो इस आंदोलन को समाप्त करें। कर्णेश पांडे, इंडिया वॉइस। रामपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। रामपुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि
65 वर्षीय तस्वीर झाड़ फूंक का काम किया करते थे। सुबह 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। धारदार हथियार से उन पर वार किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी भी मौके का मुआयना करने पहुंचे। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम कराने के लिए सबका पंचनामा भरकर जिला अस्पताल पुलिस ने सबको भेजा है। रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के परचई गांव की घटना बताई जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।